बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूनिट 17 तक आपके 10th की जो फिजिक्स है उसके लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं। इससे पहले 9th और 10th की इंग्लिश और बायोलॉजी और फिजिक्स 9th की जो है ना वो उसके भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं। इससे पहले कि हम यूनिट 18 अटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स 10 की फिजिक्स के लेक्चर्स का आखिरी चैप्टर और यूनिट है आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है अपने दोस्तों को, अपने साथियों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। बारी भरकम फीस इसके साथ साथ जो आप अदा कर रहे हैं प्राइवेट अकेडमीज में, स्कूल्स में, उसका छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उन फीसों से आप निजात हासिल कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, और आप उन पैसों को इस वक्त में इस स्टेज में बचाकर अपनी फैमिली की कंट्रीब्यूशन में अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। यूनिट 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है और इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में क्या होगा कि जब आप इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल होंगे, ये जो आपको पॉइंट दिए गए हैं एटम के टर्म्स के मुतालिक, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के मुतालिक और प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस डिस्टिंग्विशेस एलिमेंट वगैरह उनके और मुख्तलिफ जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं इनके मुताबिक आप डिस्क्राइब जो यहाँ पे की गई हैं उनके बारे में आप जान सकेंगे। इसके अलावा इन तमाम चीज़ों को पढ़ने और देखने और सुनने के बाद, समझने के बाद आपका ताल्लुक साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी के साथ हो जाएगा तो आप इन तमाम चीज़ों को आसानी से हैंडल कर सकेंगे। मेडिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, रेडियोकेटिव मटेरियल्स और इसके साथ साथ आप एंसेंट ऑब्जेक्ट वगैरह, प्रोसेस ऑफ कार्बन डेटिंग वगैरह इन तमाम चीज़ों के साथ फैमिलाई हो सकेंगे। तो आइए चलते हैं आज के बाकायदा लेक्चर की तरफ। साइंसदान जो वर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो द स्मॉलेस्ट, छोटी से छोटी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैं, यानी कि ख्वाहिशमंद हैं मादा का छोटे से छोटा ज़रा का मालूम कर सकें। यूनानी फ़िलासफ़र डेमोक्रिटस ने 585 यानी कि 585 जो कबल बिफोर क्रिस्ट, कबल मसीह में मफरूज़ा पेश किया। एक कंजम्पशन भी ये एटम मादे का छोटे से छोटा ज़रा है। यूनानी ज़ुबान में एटम का मतलब है नाकाबिल तकसीम, यानी कि रदरफोर्ड ने 1911 में ये चीज़ दरियाफ़त की कि एटम का एक मरकज़ी हिस्सा होता है जिसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। इस यूनिट में हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के मुख्तलिफ मज़ाहिर, मसलन रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइन फिशन और फ्यूज़न रिएक्शन पर रोशनी डालेंगे इस यूनिट में। तो सबसे पहले एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है कि रदरफोर्ड ने जब सबसे पहले ये चीज़ दरियाफ़त की कि पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के मरकज़ी हिस्से न्यूक्लियस में पाया जाता है और न्यूक्लियस पर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है जिन्हें मजमूई तौर पर न्यूक्लियस भी कहा जाता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है और जो न्यूक्लियस के गिर्द तकरीबन गोल सर्किट ऑर्बिट्स में हरकत करते हैं। शक्ल 18.1 में जो चीज़ दिखाई गई है, तो इस तरह इनकी जो मूवमेंट होती है और सबसे सादा एटम हाइड्रोजन का एटम है जिनके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। हम एक एलिमेंट को उसके न्यूक्लियस के लिहाज से बयान करते हैं और इसके लिए दर्जा झैल इस्लाहात की जाती हैं। न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है और इसे हर्फ जो है ना जो इसे ज़ाहिर किया जाता है। जबकि न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की जो तादाद को न्यूट्रॉन नंबर कहा जाता है उसे हर्फ n से ज़ाहिर किया जाता है। न्यूक्लियस में मौजूद जो है ना यानी कि जो चीज़ एटॉमिक नंबर का है उसको हम z से ज़ाहिर करते हैं और न्यूट्रॉन्स में की तादाद को हम n से ज़ाहिर करते हैं। तो न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियस की तादाद को एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है और इसे हर्फ a से ज़ाहिर किया जाता है और हर्फ a इज इक्वल टू z प्लस n। तो इस तरह ये आपका फार्मूला यहाँ पे बनता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर होता है लेकिन प्रोटॉन से तकरीबन 1836 गुना भारी होता है, लिहाजा एक एटम का मास न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के पास के मजमूए के बराबर हो जाता है। आम तौर पर एटम को अलामत एक्स से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के ऐसे कंपाउंड जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें अलामत H से ज़ाहिर किया जाता है और वो अलामत हाइड्रोजन यानी कैसे ज़ाहिर करता है। और एग्जांपल है, अगर आपने नंबर को फाउंड करना है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तो उसमें जो X की तादाद इस तरह डिफाइन की गई है, यहाँ पे जो अलामत से ज़ाहिर की गई है उसमें जो प्रोटॉन्स की और एटॉमिक की तादाद 6 है, पर न्यूट्रॉन्स की तादाद एटॉमिक मास प्लस प्रोटॉन्स की तादाद को अगर हम मल्टी पे जमा करें तो इनकी तादाद 6 हो जाती है, उसकी तादाद 7 होगी। ये
एलिमेंट कार्बन 6 का आइसोटोप और उसको C13 लिखा जाता है और वो C13 आपका फार्मूला को आगे गिवन होगा। यस, तो ये यहाँ पे चीज़ यहाँ पे दी गई है, तो इस तरह ये आपको इस तरह आएगा। नेक्स्ट आपका आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होता है कि आप किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर यकसा लेकिन उनके न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, उसको आइसोटोप का नाम देते हैं। शक्ल 18.2 में जो तमाम चीज़ें शो की गई हैं वो इस तरह दिखाई जा सकती हैं। प्रोटीन H जो होता है उसमें न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन जबकि एक इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के गिर्द हरकत करता है, यानी कि आप ड्यूटेरियम H1 H2 एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ट्रिटियम H1 H2 एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है और उनको 18.2 में इस तरह दिखाया गया है। तो ये आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और इनकी कुछ एटम्स की इन तमाम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी दिखाई गई है, यानी कि साइज ऑफ एटम एंड इसके कंस्टिट्यूएंट्स जो होती हैं वो यहाँ पे भी आपको शो करवाई है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है आइए देखते हैं। 1896 में आपका जो हेनरी बेकुलर है उसमें हादसाती तौर पर दरियाफ्त किया कि यूरेनियम साल से नजर ना आने वाले रेडिएशंस खारिज होती हैं जो फोटोग्राफर प्लेट को धुंधला कर सकती हैं। उसने ये भी मुशाहदा किया रेडिएशंस को आयोनाइज करने की सलाहियत रखी जाती है। बाद अज़ां दूसरे साइंसदानों के तजर्बात से साबित हुआ कि कुछ मजीद एलिमेंट से भी रेडिएशंस खारिज होती हैं। इस बारे से सबसे अहम तहकीक दो साइंसदानों मैरी क्यूर और उसके खामद पेरी ने की। उन्होंने दो ऐसे नए एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जो रेडिएशंस खारिज करते थे। इन एलिमेंट्स का नाम पोलोनियम और रेडियम रखा गया। इस तरह कुछ एलिमेंट्स से रेडिएशंस खारिज होने की मजर को मैरी क्यूर ने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। हेनरी बेकुलर के मजीद तजुर्बात ने साबित किया कि रेडियो एक्टिविटी दरअसल गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई के टूटने की वजह से वक़ूअ पज़ीर होती है। लिहाजा जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है उसका एक ऐसा अमल होगा जिसके ज़रिए गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई से कुदरती तौर पर खुद ब खुद जो है ना वो रेडिएशंस खारिज होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह ये आपकी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म होती है। 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर यूजली एमिटेड बाय रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में 3 अक़साम की रेडिएशंस खारिज होती हैं। इन 3 अक़साम की रेडिएशंस शक्ल 18.13 में दिखाई गई है और इसके तहत यह मुताला किया गया कि रेडियो एक्टिव सोर्स को किस तरह मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रेडियो एक्टिविटी के जरिए खारिज होने वाली रेडिएशन 3 अज्जा में तकसीम होती है। जो रेडिएशन बाएं तरफ मुड़ जाती है उनको अल्फाज अल्फा ए यानी कि रेडिएशंस के ज़ाहिर किया जाता है और अल्फा ए थे, और इसके साथ जो रेडिएशन दाएं तरफ मुड़ जाती है उनको बीटा यानी कि बी रेडिएशंस कहा जाता है, और जो कुछ रेडिएशन सीधी रह जाती है उनको मैग्नेटिक फोर्स पर अमल नहीं करती, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, उनको रेडिएशंस को गैमा रेडिएशंस का नाम दिया गया है। तो इस तरह उनको ये वाली अलामत से ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट आपका बैकग्राउंड रेडिएशंस। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है आइए देखते हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन जो आपका एप्टमा सेफर होता है उसमें मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव एशिया की वजह से मौजूद रेडिएशंस बैकग्राउंड रेडिएशंस कहलाती हैं। शक्ल 18.4 हमारे सैटेलाइट ज़मीन में हर जगह पत्थरों मिट्टी पानी और हवा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के आसार पाए जाते हैं। ये नेचुरल रेडिएशंस बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाती है। इसका हमारे माहौल में इतना ही हिस्सा है जितना सूरज की रोशनी और बारिश का खुशकिस्मी से हमारा जिस्म इन रेडिएशन को बर्दाश्त कर सकता है। ताहम जहाँ रेडिएशंस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है वहाँ ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, यानी कि इंजूरियस टू हेल्थ हो सकता है। और इसके साथ साथ ज़मीन और इस पर बसने वाले तमाम जानदार चीज़ें जिन्हें बैरूनी क्लास से भी रेडिएशन हासिल करती हैं, इन रेडिएशंस को आकस्मिक रेडिएशंस भी कहते हैं जो इब्तदाई तौर पर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल्स और बड़े न्यूक्लियर पर ये चीज़ें मुश्तमिल होती हैं। और इन सेकेंडरी रेडिएशंस में एक्स रेज और प्रोटॉन्स जो आपका मोनोस अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर ये तमाम की तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और इस तरह इनकी जो बैकग्राउंड रेडिएशंस आपकी कहलाती है। और ये 18.14 में इस तरह ये शो करती हैं और 18.13 में ये जो ऊपर हमने दिया गया था वो इस तरह शो करती हैं। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को हम लेके चल रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि हम जब जानते हैं कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के दरमियान गैर पज़ीर रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स जो आपके नोट करके हम पज़ीर एलिमेंट्स में तब्दील हो जाते हैं, उनमें ऐसा तभी मज़र है जिसमें आपका पेरेंट एलिमेंट क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई क़याम पज़ीर आपका डाटर
न्यूक्लियाइड में तब्दील हो जाए उनको न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। तो इस तरह हम जब हम एक न्यूक्लियर एक्शन की मसबात के जरिए रेडियो एक्टिविटी के मजरों को बयान करते हैं जिसमें एक क़याम पजीर आपका पेरेंट न्यूक्लियाइड एक्स अल्फाज पार्टिकल आपका बीटा पार्टिकल या गैमा रेडिएशन खारिज करते हैं उन्हें डाइटर आपका न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लाइड वाई में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह इनकी ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही होती है। तो इनको हम इस तरह भी शो कर रहे होते हैं जैसा कि अल्फ़ा डिके एट द रेट अल्फ़ा डिके। इसका क्या होता है कि ये आपकी जनरल इक्वेशंस है यानी कि एस जो है वाई प्लस एच ई, यानी कि इसमें क्या होगा कि आपका जो पेरेंट न्यूक्लियाइड है वो आपका ये कहलाएगा और जो डॉटर न्यूक्लियाइड आपका ये होगा और आपका जो पार्टिकल है वो आपका ये कहलाएगा। तो एग्जाम्पल आपकी इस तरह ज़ाहिर होगी, रेडियम है आपका और रेडोन है और आपके जो ये पार्टिकल हैं। तो इस तरह इनकी ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे अल्फा डी के दौरान जो पेरेंट न्यूक्लियाइड का एटॉमिक नंबर Z है वो कम हो जाता है और एटॉमिक मास A चार्ज कम हो जाता है। तो इस तरह ये चीज़ें फंक्शनैलिटी करती हैं। नेक्स्ट आपका बीटा डिके, बीटा डिके की जो जनरल मसबात है वो आपके सामने दिखाई गई है। Z है, Y है और E है यानी कि पेरेंट न्यूक्लियाइड है, डॉटर न्यूक्लियाइड है और B पार्शियल है। एग्जाम्पल इसका कार्बन है, नाइट्रोजन है और आपका बीटा जो है ना पार्टिकल है। इसमें क्या होगा कि बीटा के दौरान जो पेरेंट न्यूक्लियाइड का एटॉमिक नंबर Z एक बढ़ जाता है जबकि एटॉमिक मास में कोई तब्दीली नहीं होती। नेक्स्ट आपका गैमा डिके है। इसमें जनरल इक्वेशंस आपके सामने है। ये पेरेंट न्यूक्लियाइड है X है, डॉटर न्यूक्लियाइड X और प्लस गामा रेज यहाँ पे है तो इनको हम कोबाल्ट और एक्स रेज। इसमें क्या होगा कि आपका गैमा रेडिएशन आमतौर पर अल्फा या बीटा पार्टिकल के साथ खारिज होती हैं। नेक्स्ट आपका है जो आपकी नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन यानी कि रेडिएशन की नोयत और उसकी खसूसियात क्या होती हैं। अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें दरअसल हीमिया की न्यूक्लियाई होती हैं जो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होती है। इन पार्टिकल जो चार्ज होता है वो 2e होता है। ऐसे गैर कैम्पसीय न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कसरत तादाद होती है जब टूटते हैं तो उनसे अल्फा रेडिएशंस खारिज होती हैं। बीटा रेडिएशन ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं। ऐसे गैर कैम्पसीय न्यूक्लियाई जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो बीटा रेडिएशंस खारिज करते हैं। रोशनी के ज़राती नज़रिए के मुताबिक गैमा रेडिएशंस रोशनी की स्पीड से चलने वाले एनर्जी के आपके जो पैकेट्स यानी कि फोटॉन्स होते हैं। रोशनी के मौजी नज़रिए के मुताबिक गैमा रेडिएशंस ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो गैर कैम्पसीय न्यूक्लियाई से खारिज होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जबकि वेव्स उनकी मतलब वेव्स लेंथ उनकी कम होती है। तो इस तरह इनका जो रेडिएशंस की नोयत और खसूसियात आपको इम्पैक्ट आपका डाल रही होती है। नेक्स्ट है आयोनाइजिक इफेक्ट। आयोनाइजिक इफेक्ट जो असरात होते हैं उनको कहा जाता है और उस तरह उनको मतलब 18.5 में भी आपको दिखाया गया है। यहाँ हम देखते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। ऐसा मजहर होता है जिसमें रेडिएशंस पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में तब्दील हो जाएं, आयोनाइजेशन कहलाती है। इसमें क्या होगा कि आपकी जो रेडिएशंस की तीनों अकसाम हैं यानी कि ए, अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन मादे को आयोनाइज कर सकती हैं यानी कि ए, बी और जी। और ताहम अल्फाज पार्टिकल्स की आयोनाइजिक पावर बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेडिएशंस की आयोनाइजिक पावर से ज़्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि अल्फा पार्टिकल्स का मास बीटा और गैमा रेडिएशन के मास के मुकाबले में ज़्यादा होता है। नीज अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादा मकदार भी उसकी आयोनाइजिक पावर में इजाफा करती है। बीटा पार्टिकल्स अल्फाज जो होते हैं वो अल्फा पार्टिकल्स के मुकाबले में गैस को बहुत कम आयोनाइज करने की सलाहियत रखती हैं जिसमें गैमा रेडिएशन की आयोनाइजिंग पावर बीटा पार्टिकल्स की आयोनाइजिंग पावर की निस्बत बहुत कम हो जाती है जैसा कि शक्ल आपकी 18.5 में दिखाया गया है। और 18.5 कौन सी शक्ल है वो हम देखते हैं, ये वाली। और 18.5 में ए बी सी तीनों की तीनों है तो इसमें ये चीज़ें परफॉर्म अदा करती हैं। पेनिट्रेटिंग जो एबिलिटी है यानी कि जो सलाहियत होती है उसमें किसी मखसूस मटेरियल में से रेडिएशन के गुजरने की सलाहियत को पेनिट्रेटिंग पावर का नाम दिया जाता है। अल्फा पार्टिकल्स की रेंज सबसे कम होती है क्योंकि इन पार्टिकल्स की आयोनाइजिंग पावर या इंटरएक्शन पावर सबसे ज़्यादा है। गैमा रेडिएशन कंक्रीट की जो मोटी तय होती है उसमें आसानी से गुजर जाती है। उसकी वजह गैमा रेडिएशन की ज़्यादा स्पीड और न्यूट्रल चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। बेटा रेडिएशन की रेंज अल्फा रेडिएशन के मुकाबले में ज़्यादा होती है जबकि गैमा रेडिएशन के मुकाबले में कम होती है। अल्फा पार्टिकल्स की रेंज हवा में चंद सेंटीमीटर होती है।
बीटा रेडिएशंस की रेंज चंद मीटर तक होती है, तहम गेमा रेडिएशंस की रेंज हवा में चंद सौ मीटर तक हो सकती है। शक्ल 18.6 में इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर किया गया। तीनों अकसाम की रेडिएशंस की मादे में जो पेनिट्रेटर की सलाहियत दिखाई गई है उसको हम रेडियो एक्टिविटी यानी कि पेनिट्रेट मुख्तलिफ मटीरियल में रेडियस की पेनिट्रेटिंग जो होती है वो पावर इस तरह शो कर रही होती है और ये आपकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती है जिस तरह वो इन तमाम चीज़ों को लेकर चल रहा होता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट आपका हाउस हाफ लाइफ और उसकी पैमाइश क्या होती है उसमें आइए देखते हैं। हाफ लाइफ और पैमाइश प्रोसेस ऑफ रेडियो कलेक्टिविटी इज रैंडम यानी कि रेडियो कलेक्टिविटी का अमल जो होता है बेतरतीब अंदाज में वकूफ़ पजीर होता है। रेडियो एक्टिविटी की शरह खास वक्त में गैर कैम पजीर न्यूक्लियाई में मौजूद एटम्स की तादाद के प्रोपोर्शन पर होती है और इस मर्ज़ में गैर कैम पजीर रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियाई एक मुस्तकिल निस्बत मखसूस वक्त में टूटती है, लिहाजा तमाम गैर कैम पजीर न्यूक्लियाई का लाइफ टाइम गैर महदूद हो जाता है और इसकी पैमाइश करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन हम न्यूक्लियाई के टूटने की शरह का अंदाज़ा हाफ लाइफ के ज़रिए लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये बात रखना ज़रूरी है, ये आपके सामने ये 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हैं जिसमें चार्ज 1 है, माइनस है, नो चार्ज होता है और चार्ज 2 होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा है और गामा है और इनकी लास्ट लिस्ट कम से कम है, ये मॉडरेशन है, ये हाईएस्ट पेनिट्रेशन जो होती है ये आपके इन सिंबल्स के थ्रू आपको इनकी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसको हम यूं भी कह सकते हैं आपकी हाफ लाइफ जो होती है वो वक्त जिसके दौरान गैर कैम पजीर रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लिया की आधी तादाद टूटकर कैम पजीर न्यूक्लिया में तब्दील हो जाती है उसको हम हाफ लाइफ का नाम देते हैं और उसकी मेजरमेंट आपके सामने टेबल में शो की गई है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन तमाम चीज़ों को ऐसे ही लेके चलना होता है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ किस्म की जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ के एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर रेडियम 226 की हाफ लाइफ है 1620 साल है, जिसका मतलब 1620 साल के बाद उसके आधे न्यूक्लियाई यानी कि डाटर एलिमेंट्स में तब्दील हो जाएंगे। उससे अगले 1620 सालों के दरमियान वो मादा न्यूक्लियाई में से मजीद आगे न्यूक्लियाई में टूट जाएंगे। वो हाफ लाइफ के बाद रेडियम के असल न्यूक्लियाई का सिर्फ एक चौथाई हिस्सा रह जाते हैं। इस तरह ये अमल जारी रहेगा जैसे कि शक्ल 18.7 में दिखाया गया। तो इनका ये साइकिल है यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियट्स और ये 1620, 3240 और ये उसके साथ अगले 1648, 60 और इस तरह इनकी तादाद ये बढ़ती जाएगी तो इनकी ये फंक्शनैलिटी इस तरह परफॉर्म करेगी। इसके साथ साथ अगर किसी रेडियो एक्टिविटी यानी कि जो आपकी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट की हाफ लाइफ जो होती है वो T1^2 और हो तो 1^2 वक्त के खात्मे पर इस एलिमेंट के जो इसकी तादाद होती है एलिमेंट की आधी रह जाएगी, उसको हम 2T के वक्त के बाद यानी कि मानदा एटम्स 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और 1/4 यानी कि ये आपके सामने चीज़ें आपको सामने होगी और 3 टाइम के बाद ये आपकी हो जाएगी जैसा कि आपको शक्ल में भी दिखाया गया। ये उसी को मल्टीप्लाई किया गया आपका 1620 को 2 टाइम और 3 टाइम जनाब उसके बाद वाकई ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने शो होगी। जो इसकी तादाद असल रह जाएगी वो 1/4 हो जाएगी। इस तरह 3 टाइम के वक्त के बाद बाकी जाने वाले आइटम की तादाद आपकी 1/8 हो जाएगी और असल आइटम से 1/8 हो जाएगी। लिहाजा हाफ लाइफ के बाद बाकी रह जाने वाले आइटम्स की असल तादाद जो होगी है 1/2 यानी कि हो जाएगी। जो असल तादाद है जो 1620 के साथ है वो 1/2 होती है। यहाँ पे जो रिमेनिंग आइटम्स हैं उनको हाफ लाइफ के बाद यहाँ पे जो शो किया गया है यानी कि जो आपकी हाफ लाइफ के बाद जो चीज़ें आपकी होती है इस प्रोसेस में जो चीज़ें रेडियो एक्टिविटी के अमल का इंसार केमिकल रिएक्शन पर नहीं होता तो नीज इस अमल पर तिबी हालात जैसा कि टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड भी असरअंदाज नहीं होते। तो 18.2 आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी देगी है। अगर 15 दिनों के बाद रेडियो एक्टिव बिस्मथ एटम्स की तादाद असल एटम्स का 1/8 गुना हो जाए तो बिस्मथ की हाफ लाइफ यानी कि टी आपने मालूम करनी है। तो यहाँ पे फर्ज करें जो आपको बिस्मथ की हाफ लाइफ दी गया टी मतलब 1/टाइम जो आपको दिया गया है उसको बिस्मथ के एटम्स की तादाद जो है वो ए है और एक हाफ लाइफ के बिस्मथ के बाकी एटम्स की तादाद A/2 यानी कि A/2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो A/4 आपको आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि बिस्मथ की एक्टिविटी 3 हाफ लाइफ के बाद उसकी इब्तदाई एक्टिविटी 1/8 गुना कम हो जाती है। लिहाजा
यानी कि A/8, लिहाजा इसमें जो हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ लाइफ की तादाद जो होती है वो 3t इज इक्वल टू 15 आपका हो जाएगा, और इस तरह ये 32 इज इक्वल टू 15 और t होगी 15, यानी कि 5 दिन आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन होकर रह जाएगी, जैसा कि आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसी तरह आपकी एग्जाम्पल 18.3 है, इसी फार्मूला को आपने अप्लाई करना है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आप जो हाफ लाइफ है वो आप निकाल सकेंगे। तो आप 18.3 आप खुद कीजिएगा, 18.2 को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस, यानी कि उनका इस्तेमाल किस तरह होता है, आइए देखते हैं। रेडियो आइसोटोप ऐसे न्यूक्लियाई जो कुदरती तौर पर रेडिएशन खारिज नहीं करते, क्याम पजीर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, और ज्यादातर क्याम पजीर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर जो होता है 1 से 82 तक होता है। आम तौर पर ऐसे एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो, वो खुद ही तौर पर रेडिएशन खारिज करते हैं और गैर कैम्पजीर एलिमेंट्स कहलाते हैं। गैर कैम्पजीर एलिमेंट्स रेडिएशन खारिज करने के नतीजे में बेतदरीज दूसरी किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स में तब्दील होते रहते हैं, यानी कि वन प्लेस टू अनदर एलिमेंटर जो है वो उसकी चेंज कंटिन्यूसली करता रहा। इसी तरह आर्टिफिशियल तरीका से बनाए जाने वाले एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स का नाम भी दिया जाता है। इसी तरीके से जो रेडियो आइसोटोप्स बनाने की चंद मिसालें यहाँ पे नीचे दी गई हैं, यानी कि नंबर 1 पे जो है आपका जो न्यूट्रॉन है, यहाँ पे नंबर 2 आपका स्टेबल सोल्यूशन है, सोडियम है जो रेडियो आइसोटोप्स में काम करता है, तो ये आपकी 1 है। नंबर 2 है आपका पार्टिकल है, आपका जो स्टेबल एल्यूमिनियम न्यूक्लाइड है, और फास्फोरस रेडियो आइसोटोप्स। तो इस तरह इनको मिला के इन फार्मूलाज की मदद से रेडियो आइसोटोप्स एंड उनका इस्तेमाल इन तमाम चीज़ों के अवाइल में किया जाता है। तो इस रेडियो आइसोटोप्स के आपके सामने ज़ाहिर होती है। तो यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स को मजीद किस तरह डिफाइन किया जाता है, आइए देखते हैं। इसमें रेडियो आइसोटोप्स को मेडिकल इंडस्ट्री और ज़राअत में कई कारआमद मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबाजात में रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल मंदरजा ज़्यादा है। नंबर 1 है ट्रेसर्स। ट्रेसर्स में क्या होता है कि आप रेडियो जो एक्टिव ट्रेसर्स ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जिनमें रेडियो आइसोटोप्स की कुछ मकदार पाई जाती है। ये इंसान के जिस्म, जानवर और पौधे में केमिकल रिएक्शंस के मेटाबॉलिज्म की नौइयत मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये मेडिसिन, सनत और ज़राअत के शोबे में ट्रेसर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड्स में बासानी ज़खीरा हो जाती है और इसकी मदद से थायराइड्स ग्लैंड्स की मॉनिटरिंग की जाती है। दिमाग में रसौली की निशानदेही के लिए फास्फो-32 इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मुतासरा हिस्सा आइसोटोप्स की ज़्यादा मकदार जज़्ब करता है, जिससे मुतासरा हिस्से का पता चलाने में मदद मिलती है। इन इंडस्ट्री ट्रेसर्स संदी शोबों में मशीनरी के खराब हिस्से की निशानदेही के लिए ट्रेसर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनकी मदद से ज़मीन के अंदर पाइप में छोटे सुराखों को तलाश किया जा सकता है। मुनासिब रेडियो आइसोटोप्स को पाइप में दाखिल कर दिया जाता है और पाइप का मुतासरा हिस्सा एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से बासानी शनाख्त कर दिया जाता है। ज़राअत के शोबे में रेडियो फास्फोरस 32 ये जानने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि ये पौधा कितनी मकदार में फास्फोर का जज्ब करता है, जो इसकी नशोनुमा के लिए एक अहम जुज़्व है, और इसको 18.9 में जो है ना शक्ल में शो किया गया है। तो इस तरह ट्रेसर्स में रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को केमिकल कंपाउंड्स में इस तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपका मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में रेडियो आइसोटोप्स को क्या इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए रेडियो आइसोटोप्स को न्यूक्लियर मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर रेडियो एक्टिव कोबाल्ट जो होता है 60 कैंसर ज़दा सेल्स और ट्यूमर्स के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेडिएशन मरीज में कैंसर ज़दा सेल्स और ट्यूमर्स को तबाह कर देती हैं। तो इस तरह इनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है। नेक्स्ट आपका कार्बन जो डेटिंग होती है, इसमें एटमॉस्फेयर में जो आपकी रेडियो एक्टिव कार्बन 14 की मामूली सी मकदार मौजूद होती है। जिंदा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और इसके कुछ हद तक रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। जानवर इन पौधों को बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं। जानवर से रेडियो एक्टिव कार्बन जो होती है वो 14 इंसानों में भी मुंतकिल हो जाती है, जैसे आपकी शक्ल 18.10 में आपको दिखाया गया है, और इनको आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपके सामने आपकी शक्ल जो है 18.10 दिखाई गई है। तो इस तरह इनमें ये तमाम की तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके पौधे मर जाते हैं तो इनमें मौजूद रेडियो कार्बन जो 14 होता है कि टूटने का अमल शुरू हो जाता है, जैसा कि शक्ल में भी ज़ाहिर है।
कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 साल होती है। जिंदा और मुर्दा पौधे में कार्बन 14 की जो एक्टिविटी का मुवाजना है उसकी उम्र का तयन किया जाता है। जिंदा पौधे में कार्बन जो होती है वो 14 की एक्टिविटी तकरीबन मुस्तकिल रहती है, जबकि मुर्दा पौधे में उसकी एक्टिविटी मुस्तकिल नहीं होती। लिहाजा साइंसदान तकरीबन एशिया की एक्टिविटी की नुमाइश करके उनकी उम्र का तयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ दीगर आइसोटोप भी ज़मीनी एशिया के नमूनों की यानी कि उसका स्पेसिमिन का उम्र का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ चट्टानों में गैर क़यामपज़ीर पोटेशियम आइसोटोप्स जो K14 होता है उसमें शामिल होता है। ये टूट कर क़यामपज़ीर अर्गान के न्यूक्लियाइड AR40 में तब्दील हो जाता है। इसकी हाफ लाइफ 2.4 मल्टीप्लाई 10 साल है। चट्टान की उम्र का अंदाजा 40 किलो के साथ लगाया जाता है और 40 AR की मकदार का मुवाजना करके उनको इस तरह लगाया जा सकते हैं। मिसाल 18.4 जो होता है उनको किस तरह इनको लगाया जा सकता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे जो एक तादाद दी गई है यानी कि फोसल की एक हड्डी है जो 14C और 12C की शरह जिंदा जानवर की हड्डी में इस तरह उसका 1/4 गुना है। अगर 14C की हाफ लाइफ 5730 हो तो उस फोसल की हड्डी की तकरीबन उम्र कितनी होगी। हल जो है सोल्यूशन इसका है चूंकि 14 जो है वो शरह 4 गुना है, 14C उसका प्रपोर्शन C 12 होगा, यानी कि इसके प्रपोर्शन देखेंगे तो उसका वो होगा। इसकी दो हाफ लाइफ गुजर चुकी है। फोसिल की जो उम्र है हाफ लाइफ की तादाद मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, तो इसकी तादाद जो 5730 मल्टीप्लाई 2 होगा जो फोसिल की उम्र होगी और इसको 11,460 साल तक इसकी उम्र ये बनती है। नेक्स्ट आपका फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में क्या चीज़ें होती हैं आइए देखते हैं। फिशन रिएक्शन जो 18.7 आपकी हेडिंग है ये आपको जैसा कि शक्ल से भी आपको अलेवन दिखाया गया है। इसमें जो अगर यूरेनियम के बारी न्यूक्लियस यानी कि U-235 जो होता है उसको उसकी रफ्तार कम की जाए, न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाए तो यूरेनियम का न्यूक्लियस सुस्त रफ्तार न्यूट्रॉन्स को जज्ब करके दो न्यूक्लियड में टूट जाता है। ये रिएक्शन आपका न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है, जैसा कि शक्ल 18.11 में भी दिखाया गया। तो इसका न्यूट्रॉन यूरेनियम न्यूक्लियस या इंटरमीडिएट न्यूक्लियस तो इस तरह एनर्जी का अखराज यहाँ से होता है। इसमें क्या होगा जो U-236 है इसमें जब फिशर रिएक्शन बहुत ज़्यादा एनर्जी खार्ज होती है तो इसको तजज़ुल मसवात से भी ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो दिखाई गई है यानी कि आपका जो सुस्त न्यूट्रॉन है वो ये वाला होगा और इसके साथ साथ कैंपसी न्यूट्रॉन ये होगा और गैर कैंपसी जो यूरेनियम है वो ये है और इसके साथ साथ जो आपका डाइटर जो आपका निकोलाइड है यानी कि प्लस न्यूट्रॉन वो आपका ये कहलाएगा। इसमें जो U-236 है उसमें यूरेनियम की हालत दरमियानी है जो गैर कैंपसीर है और ये सेकंड से भी कम वक्फे तक बरकरार रहती है। कुछ सेकंड्स के बाद आपका U-236 टूटकर छोटे न्यूक्लियाई यानी कि एक्स और वाई में तकसीम हो जाता है जिन्हें फिशन फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। और 1939 में इसको उटान और स्ट्रेसमैन ने सबसे पहले न्यूक्लियस फिक्शन का मुशाहदा किया था। इस मुशाहदात में यूरेनियम सुस्त रफ्तार कम एनर्जी न्यूट्रॉन को जज्ब करके तकरीबन 2 बराबर न्यूक्लियाई बेरियम 235 और क्रिप्टॉन 92 में तकसीम हो गया था। तो इसके तजर्बा के मंजिला मसावात से ज़ाहिर किया जाता है। जो ये चीज़ें आपको जो है कि जो सुस्त न्यूट्रॉन है उसमें क्या मजीद यूरेनियम है और बेरियम है और इसका जो क्रिप्टॉन है वो यहाँ पे तमाम चीज़ों को ज़ाहिर किया गया है। तो इस तरह न्यूक्लियर फिशन के अमल के दरमियान दो या तीन न्यूट्रॉन्स खारिज होते हैं। एक फिशन रिएक्शन के औसतन तकरीबन 2.47 न्यूट्रॉन्स यहाँ से खारिज होते हैं। तो इस तरह उनका न्यूट्रॉन फिशन का अमल जारी रहता है। फिशन रिएक्शन में नए हासिल होने वाले जो न्यूक्लियाई और न्यूट्रॉन का कुल मास इब्तदाई न्यूक्लियस के वजन से कम हो जाता है। एनर्जी मसबात E इज इक्वल टू mc² जो आपको कहलाती है एनर्जी जो आपको मतलब जो होती है उसकी जो मसवात यहाँ पे शो नहीं हो रही तो उसमें क्या होगा कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके नतीजे में होने वाली जो एनर्जी है वो खारिज हो जाती है। मिसाल के तौर पर 1 टन कोयला है वो उसको हम 3.6 यहाँ पे जो एक टन कोयला है और 3.6 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे एनर्जी जो आपकी जो है मसबात हमने आपको बता दी है और E इज इक्वल टू mc² और एनर्जी हासिल होती है। लेकिन 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 के फिशन रिएक्शन से आपका जो 6.7 मल्टीप्लाई 10 जो एनर्जी आपको यहाँ पे दरकार होती है या मिलती है। हम
पढ़ चुके हैं कि यूरेनियम 235 जो होती है उसके फिशन रिएक्शन के दौरान दो या दो से ज्यादा न्यूट्रॉन खारिज होते हैं। इनमें से हर एक न्यूट्रॉन मजीद न्यूक्लियाई के साथ मिलकर मजीद 2 से 3 न्यूट्रॉन्स खारिज करेगा। जैसे न्यूट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा और रिएक्शन के मजीद तेज हो जाएगा। ऐसे अमल को आपको चेन रिएक्शन का नाम भी देते हैं और 18.12 में इसको दिखाया गया। और 18.12 कौन सी है हम नीचे देखते हैं। यस, ये 18.12 है U35 रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया तो इस तरह ज़ाहिर करता है। ये मुशाहदे से पता चलता है आपका जो रिएक्शन इज कंट्रोल एट प्रोसेस टू रैपिडली पॉजिटिवली एंड रिजल्ट सर्टेन प्लीज एक्शन को कंट्रोल ना किया जाए तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से वकूअ पज़ीर होता है, जिसके नतीजे में एक जोरदार धमाके की सूरत में एनर्जी की बहुत मकदार खारिज हो सकती है और एक दो बहुत बड़ी मकदार हो जाती है। न्यूक्लियर रिएक्शन में चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से जो हमें एनर्जी हासिल होती है उसको कारआमद मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और न्यूक्लियर रिएक्शंस को खुद को कार कंट्रोल रिएक्शन के लिए फिशन रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स और उनका जो बोरॉन है या कैडमियम के रॉड के जरिए उनको जज्ब कर लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका यूरेनियम 235 जिसमें फिशन चेन रिएक्शन है वो दिखाया गया है, जिसको हमने एक्सप्लेन भी किया है। और आगे जो है ना हाफ लाइफ ऑफ सिलेक्टेड आइसोटोप्स हैं उनका जो टेबल दिया गया है और इनमें उनकी हाफ लाइफ और उनकी जो रेडिएशन प्रोड्यूस है हाफ लाइफ आइसोटोप्स है, ये उनकी जो सिंबल्स हैं उनकी जो अलामात है और उनकी हाफ लाइफ जो यहाँ पे शो की गई है, तो इनको भी आप उनकी हाफ लाइफ सिलेक्टेड आइसोटोप्स की आसानी से आप उनको मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में स्टूडेंट्स क्या होता है आइए देखते हैं। इसमें ऐसा अमल जो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। फ्यूजन रिएक्शन से बनने वाले फाइनल न्यूक्लियाई का कुल मास जो है ना इब्तदाई न्यूक्लियस के मास से जो है ना कम होता है। ये फर्क जो होता है मास एनर्जी में सबात की रूह से एनर्जी के अखराज का बायस बनता है। अगर एक ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम के आइटम्स को आपस में मिलाया जाए तो हीलियम का न्यूक्लियस या अल्फाज पार्टिकल बनता है। इस अमल को दर्जा मसबात के जरिए ज़ाहिर किया जा सकता है। यानी कि जो आपका ड्यूटेरियम और हीलियम है तो इनको मिलाएंगे तो आपकी ये वाली चीज़ें एनर्जी प्लस एन जो फ्यूजन रिएक्शन को दर्जा तस्वीर की मदद से भी समझा जा सकता है। यानी कि ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम है, हीलियम है और न्यूट्रॉन। इस तरह तसव्वुर किया जाता है कि सूरज और सितारों के दरमियान जो मौजूद हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई जब फ्यूजन के जरिए हीलियम के न्यूक्लियाई में तब्दील होता है तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी खार्ज होती है। सूरज के सेंटर का टेम्परेचर तकरीबन 20 मिलियन केल्विन है। ये टेम्परेचर फ्यूजन रिएक्शन के लिए सासगर है और 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलकर एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। इस दौरान जो है अपना 25.7 जो आपका MeV बनता है उसका एनर्जी आपकी खार्ज होती है। तो इस तरह इनकी ये फंक्शनलिटी परफॉर्म देते हैं। नेक्स्ट है आपका हाजर्ड्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के खतरात और उसकी हिफाजती तदाबीर क्या होती हैं आइए देखते हैं। चनाचे अगर रेडिएशन का इस्तेमाल मेडिकल संद और सनअत के लिए बेहद कारआमद होता है, लेकिन अगर रेडिएशन का इस्तेमाल एहतियात से न किया जाए तो ये बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर मटीरियल ज्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स और बैन यानी कि बैन बरियाज़मी बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल होते हैं। इन रेडिएशन की बहुत ज़्यादा जो डोज होती है उनको ज़्यादा लेने से तवील वक्त के थोड़ी मकदार लेने से इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले मुसर अंदर जो असरात हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं। नंबर 1 बीटा और गामा रेडिएशन जल्द को जला देती हैं जिसकी वजह से जल्द सुर्ख हो जाती है और इस पर जख्म पड़ जाते हैं। नंबर 2 आपका जो रेडिएशन बांझपन का बायस बन सकती है। नंबर 3 जो होती है वो आप देखेंगे कि रेडिएशन इंसानों और पौधों में जो जेनेटिक तब्दीली का बायस बनती है और जो इसकी तब्दीली का बायस बनती है पैदाइशी तौर पर बच्चों की शक्ल सूरत में खराबी पैदा हो सकती है। नंबर 4 ये ल्यूकेमिया यानी कि खून के कैंसर का बायस बनती है। नंबर 5 जो होती है वो रेडिएशन अंधेपन या आंख में पानी उतरने का बायस आपका बनती है। तो इस तरह जो आपके रूस की चर्बोनाइल के मकाम पर होने वाले न्यूक्लियर हादसे की वजह से वहाँ की मकामी आबादी को ज़बरदस्त तबाही का सामना करना पड़ता है और वहाँ चंद मीटर तक मोटाई तक कंक्रीट के बने होते घर भी पिघल जाते हैं। इस हादसे ने मकामी आबादी को बुरी तरह निस्तनबूद कर दिया और बड़े पैमाने पर जो सब्जियां वगैरह फल और मवेशियों को भी मुतासर किया। इस हादसे से कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ क्योंकि मुतासर सब्जियों और मवेशियों की बड़ी तादाद को तलफ करना पड़ा। बिकॉज वी कैन नॉट डिटेक्ट रेडिएशन डायरेक्टली, क्योंकि हम रेडिएशन को बराह रास्त नहीं दे सकते, इसलिए जो रेडिएशन होती है उसके खतरनाक हसरात से बचने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के सेफ्टी प्रिकॉशंस यानी कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करना पड़ेगा, चाहे रेडिएशन का सोर्स कमज़ोर ही क्यों ना हो। नंबर 1 वो क्या है, रेडिएशन के सोर्स को चिमटे और फोर्सेप से पकड़ना चाहिए। नंबर 2 रेडिएशन के तजर्बात करने वाले लोगों को रबड़ के ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए और तजर्बे के बाद हाथों के एहतियात से धोना चाहिए। नंबर 3
तमाम जो आपका रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं उनको लीड के बॉक्स में रखना चाहिए। नंबर 4, रेडिएशंस के सोर्स को भी इस किसी शख्स की तरफ नहीं करना चाहिए। नंबर 5, आप कहा रेडियो एक्टिव तौर पर एहसास इलाकों में बार बार जाने से इज्तनाब करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका जनाब यूनिट 18 लास्ट है। आगे आपकी जो समरी है, और समरी में वो तमाम की तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमने इस यूनिट में डिस्कस की, यानी कि एटम से रिलेटेड और तमाम की तमाम जो हम डिस्कस कर सके हैं वो इससे है। नेक्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इसको आप इटसेल्फ दे के आप नॉलेज में इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके ज़ाहिर इसी चैप्टर से ही, इसी यूनिट से ही लिए गए हैं, और इन तमाम चीज़ों को रिव्यू क्वेश्चंस हैं और वो भी आप दे के अपने नॉलेज को एक एक्स्ट्रा करिकुलम के तौर का ऐड कर सकते हैं और अपने नॉलेज को ना सिर्फ एनहेंस कर सकते हैं बल्कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में भी इसकी एडिशन होगी। और इस तरह इन तमाम चीज़ों के साथ आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फार्मूलेज दिखाए गए उनको अप्लाई करके वैल्यूज़ को पुट करके आप इनको निकाल सकते हैं। ये एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को यानी कि आपका यूनिट 18 हमने डिस्कस किया, और यूनिट 18 में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की वो पूरे का पूरा चैप्टर A to Z, और ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ प्रॉब्लम्स थी, इनको भी आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो ग्लासरी है, यानी कि ऑल ओवर द जो आपका कंटेंट है पूरी का पूरा बुक है, वो उसके बारे में यहाँ पे उनके जो मुश्किल अल्फाज हैं या उनकी जो मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजी है वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की है। तो अटॉमिक एंड आपका जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की एक दफ़ा, फिर उसको देखते हैं। एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस हमने डिस्कस किया, इसके साथ साथ आइसोटोप्स को, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को हमने डिस्कस किया, बैकग्राउंड रेडिएशंस को हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस को हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, और इसके बहुत सारे ऑप्शंस थे। आयोनाइजिक असर को, पेनिट्रेटिंग आपकी जो एबिलिटी है, हाफ लाइफ और उसकी जो मेजरमेंट है उसको हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ जनाब हमने रेडियो आइसोटोप्स को हमने इसमें डिस्कस किया, इसके साथ साथ ट्रेसेस को हमने डिस्कस किया, मेडिकल ट्रीटमेंट, कार्बन डेटिंग को हमने डिस्कस किया, और इसके साथ साथ आपका फिशन रिएक्शन को हमने डिस्कस किया, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर फ्यूजन को हमने डिस्कस किया, रेडिएशन के जो आपके जो हाजर्स था और उसकी जो हिफाजती तदाबीर थी उसको हमने इसके साथ साथ डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका यूनिट 18 जो एटम से रिलेटेड तमाम के तमाम हमने इसमें डिस्कस की। उम्मीद है आपको तमाम की तमाम चीज़ें पसंद आ रही होंगी। ये आपका जो यूनिट 18 था, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जो होती है, आखिरी उसका चैप्टर था, और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले दिन में जितने भी लेक्चर अवेलेबल हों यहाँ पे अपलोड हों, वीडियोस अपलोड हों, उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। इसके साथ साथ बारी वेलकम फीस जो आपके साथी, आपके दोस्त वगैरह, आपके रिलेटिव्स वगैरह ऑल ओवर द पंजाब, यानी कि ये पूरा पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस करिकुलम को तरतीब दी है, तो हम उसी को स्टेप बाय स्टेप तमाम चैप्टर्स को A to Z डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आप इनसे मुस्तफीद होकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत, एक और बुक केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस के साथ फिर हाजिर होंगे। 9 और 10th के स्टूडेंट इन तमाम फ्री ऑफ लेक्चर से मुस्तफीद हो सकते हैं। तनवीर अहमद स्पीक यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स को फॉलो कीजिए और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।